बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल। मैं उसामा जाहिद हूँ। सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल साहब कुछ ही देर तक हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ सियासी जो गोशवारे बदलते रहते हैं। तारीख़ पाकिस्तान की उलझी सियासी तौर पर नज़र आती है। इसी हवाले से उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 मई के हवाले से जो एक पुरस्कार और खौफनाक अलमनाक हादसा पेश आया, उस हवाले से उनका केस जो फ़ौजी अदालतों में चलाने के लिए केस दायर किया गया है। उस हवाले से फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ मुकदमे में आइन कानून की बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। चीफ जस्टिस के इस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स दिए। किसी का ट्रायल शुरू हुआ या नहीं, मुकदमे में आइन और कानून के बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की अलहदगी के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जिस तरह से 9 रुकनी बेंच ने सबसे पहले समाअत का आगाज़ किया, लेकिन बेंच टूट गया और उसके बाद 7 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़हर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलक शामिल हैं। चेयरमैन PTI के वकील हामिद खान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि हमारी दरख्वास्त पर अभी नंबर नहीं लगा। हमारी दरख्वास्त में एक इस्तदा फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम क्यों नहीं कर लेते? आपने एक दरख्वास्त में कई इस्तदा कर रखी हैं। नाज़रीन, वकील हामिद खान ने कहा कि सिर्फ फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ इस्तदा पर जोर दूंगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी एक सीट के बैक से बाहर निकल रहे हैं। मुकदमे में आइन और कानून की बजाय दीगर तरकीबें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल एक अच्छी बात नहीं है। चेयरमैन PTI की जानिब से फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब भी जमा करवाया गया। इसमें कहा गया कि आइन के तहत सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता। इस्तदा है कि फ़ौजी अदालतों को मुंतकिल मुकदमात वापस फौजदारी अदालतों को भेजने का हुक्म दिया जाए और सिविलियन कोर्ट मार्शल के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर किया जाए। असीम तहरीरी जवाब में कहा गया कि आइनी तरमीम के जरिए भी सिविलियन कोर्ट मार्शल के लिए शहरी को शामिल नहीं किया जा सकता। 21वीं तरमीम केस में भी महदूद पैमाने पर सिविलियन के फौजी ट्रायल की इजाज़त है। आइनी तरमीम के बाद फौजी अदालतें सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती। सिविलियन कोर्ट के मार्शल के लिए आइन तरमीम की ज़रूरत है। दूसरी समाअत साबिक चीफ जस्टिस जवाद अवैस ख्वाजा के वकील ने तहरीरी गुज़ारिशात जमा करा दी। इसके बाद दरख्वास्त गुजार जुनेद रजा के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, ये जो मुख्तलिफ समाअत है, इसका सिलसिला जारी है। समाअत मुलतवी होती है, दोबारा उसका आगाज़ होता है। ये क्या इसकी सूरत हाल निकलेगी, ये इस वक्त हम इस वाले से मजीद जानने की कोशिश करेंगे। एक लतीफ़ खोसा साहब का शॉट यहाँ पर मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब से अगर गुजारिश है कि लतीफ़ खोसा साहब का वो शॉट चला दें। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत करते हैं और वकला और ये फैसला करें। शिकस्त मानी है, ये वाज़े तौर पर नजर आ गया कि ये बेंच क्या, ये हमने तो फुल कोर्ट की इस्तदा की थी कि 15 के 15 जजेस बैठे और ये फैसला करें। ये भी 9 मई से कम स्याह दिन नहीं है, ये 9 मई से ज्यादा स्याह दिन है जो आज ये वफाक की जानिब से किया गया, क्योंकि ये हुकूमत बरजस्ता तौर पर सामने खुलकर आ गई है कि हम ना आइन को मानते हैं, ना हम अदलिया को मानते हैं। ये वफाक और पाकिस्तान का भरपूर नुकसान करने जा रही है और इस चीज का बरमला मैंने इजहार जो है रिकॉर्ड करवाया सुप्रीम कोर्ट में, ये जिस दौरान ये हो गई थी। लेकिन अब हमने ये अर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब से भी कि खुदारा अब वफाक इस पर जो है एतराज नहीं कर सकती है, क्योंकि एक दफा जब वफाक ने कह दिया 2 दिन पहले कि हमें कोई एतराज नहीं है, ये बिल्कुल बैठे और इस बेंच पर हमें कोई एतराज नहीं है, इसके कहने के बाद ये उससे वापस नहीं जा सकते हैं। उस बात को जो इन्होंने की थी उसका ये यू टर्न नहीं मार सकते हैं। और 2 दिन की समाअत के बाद आज इनको यकदम इल्हाम हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब को जो है इतराज किया जाए, तो ये वाज़े इस चीज की गम्माज़ी करता है कि ये इन्होंने इस अमल को नाकाबिल दिफा समझते हुए अपने खिलाफ फैसला आने की जो है बिल्कुल एक नबिश्ता दीवार समझते हुए इन्होंने ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिवाइस अडॉप्ट की है। नाज़रीन, लतीफ़ खोसा साहब का आपने शॉट मुलाजा फरमाया। वो कहते हैं कि हुकूमत ने जो बयान दिया उससे वापस नहीं जा सकते। जो बयान एक दफ़ा उन्होंने दे दिया है उनको यू टर्न नहीं लेने देंगे। इस हवाले से वफाकी वजीर जो हैं उनका क्या कहना है? अता तारड़ साहब का एक शॉट है, प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो चलाते हैं।
इसी कोर्ट में एक साहब ने 9 मई के वाक़यात के फ़ौरन बाद ठट्ठा लगाते हुए कहा कि शुक्र है 9 मई हो गया है, हमारे से तवज्जो हट जाएगी। ये अल्फाज थे जो कमरा अदालत में अदा किए गए। आप गैर संजीदगी का आलम देखें कि एक तरफ आपकी दिफाई तनसीबात पर हमले हैं, आपके दिफाई अदारे पर हमले हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला है, सरकारी अमलाक को नुकसान है, बेशुमार पुलिस वाले जख्मी हुए, DIG ऑपरेशन लाहौर की आंख तकरीबन ज़ाया हुई। तो ये 9 मई एक सोच के तहत ये वाक़यात 9 मई के किए गए थे। नाज़रीन, साने 9 मई जिस रोज़ चेयरमैन PTI को गिरफ्तार किया गया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते एक अलमनाक हादसे की सूरत अख्तियार कर गया, जिसमें लोगों ने, कुछ शरपसंद अनासर ने ये मिलकर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार सिविलियन अपने मुआवज़ों के सामने खड़े हो गए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में हमने पहली बार देखा कि पाकिस्तान की अवाम अपनी मुआवज़ों के लिए इतनी नफ़रत पैदा कर रही थी। ये शिद्दत पसंद अनासर जो कि कौम के लिए शर्म का बायस थे, जिन्होंने 9 मई साना 9 मई के अंदर इस तरह के वाक़यात का सहारा लिया, इस तरह के वाक़यात को लेकर वो कौम के सामने आए कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। साना 9 मई पर DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साना 9 मई को पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ना भुलाया जा सकता है, ना ही भुलाने के लायक है। जो काम 75 सालों में दुश्मन ना कर सका वो मुट्ठी भर लोगों ने कर दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे, हम फील्ड में मौजूद थे। इस तरह के अलमनाक हमने मनाजिर देखे जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं थे। इस हवाले से हमारे पास हेडलाइन का एक चंक मौजूद है, प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि वो चलाते। सानिहा 9 मई के मनसूबा साजों को बेनकाब करने में सबसे पहले वॉइस न्यूज़ का एजाज़ प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल में 5 जून को मनसूबा साजों के चेहरों से पर्दा उठा दिया था। असद खरल ने अपने प्रोग्राम में पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनकी जानिब से शरपसंदों की जाने वाली कॉल्स की तफसीलात बता दी थीं। 9 मई के सानहे की मनसूबाबंदी को बेनकाब करने में सबसे पहले वॉइस न्यूज़ का एहसास प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खरल में 5 जून को मनसूबा साजों के चेहरों से पर्दा उठा दिया था। असद खरल ने अपने प्रोग्राम में पहले ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और उनकी जानिब से शरपसंदों की जाने वाली कॉल्स की तफसीलात बता दी थी। फैक्ट फाइंडिंग प्रोग्राम ने जो है, हमने चीजें ये दिखा रहे हैं और बहुत सारा हमारे पास इतना ज्यादा मवाद है कि आप यू कांट इमेजिन। नाज़रीन, सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खरल ने 9 मई के जो शिद्दत पसंद अनासर है उनसे पर्दा हटा दिया था, कौम के सामने उन मुजरमों को पेश किया और बड़ी आसान अंदाज से हमने तमाम तर इन फैक्ट्स पर काम किया। नाज़रीन, इसी एक अलमनाक साने के हवाले से DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। तो DGISPR ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कुछ फ़ौजी अफसरान को भी कोर्ट मार्शल करने का इंतहा दिया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो भी काली भेड़ें किसी भी इदारे के अंदर छुपी हैं, जो पाकिस्तान के तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए जो उसके अंदर दीवार बन कर आते हैं, उनका खात्मा किया जाएगा। किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, चाहे किसी और इदारे से हों या हमारे इदारे से हों, तो तमाम तर उन जो काली भेड़ों का खात्मा किया जाएगा। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है उन सामने आई है। साने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख़ ना भुलाया जाएगा, ना ही मुलव्वस अनासर मनसूबा साजों सहूलतकारों को माफ़ किया जा सकता है। जो काम 75 सालों में दुश्मन ना कर सका वो मुट्ठी भर लोगों ने कर दिखाया। साने 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 9 मई का साने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। तहकीकात से साबित हुआ कि साने 9 मई की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक की तहकीकात से बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। 9 मई के वाक़यात पर अफवाज में बहुत गुस्सा पाया जाता है। शुहदा के ख़ानदान सवाल कर रहे हैं कि 9 मई के मनसूबा साज कब कटहरे में आएंगे। 9 मई के वाक़यात के पहले से इस तरह पैदा किया गया। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात से जुड़े अनासर के एजेंडे से बखूबी आगाह है। साना 9 मई को पाकिस्तान की तारीख़ में बुलाया नहीं जाएगा। साने 9 मई के मनसूबा साजों सहूलतकारों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। साने 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा सारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। इनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात इदारे से हो, एहतसाब होगा। आर्मी एक्ट के तहत चलने वाले मुकदमात पहले से कायम फौजी अदालतें इस पर काम कर रही हैं। नाज़रीन, DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है।
बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। जिस तरह से मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि कोई भी इदारा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की सलामती पर वार करेगा, पाकिस्तान की बका पर वार करेगा, तो उसको निशान इबरत बनाया जाएगा, चाहे कि हमारे इदारे से क्यों ना हो। उनका ताल्लुक ISPO से हो या ISI से हो, पाकिस्तान आर्मी से हो, किसी भी इदारे से हो, तो उसका जो है उनको निशान इबरत बनाया जाएगा। इसके अलावा इस सान 9 मई के हवाले से मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए लोगों ने रैलियाँ भी निकाली, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने इस हवाले से मोहब्बत का इजहार किया। और पाकिस्तान के अंदर ये अफसोसनाक सहने को, इस अलमनाक हादसे को एक शिद्दत पसंद जमात की जानिब से, शिद्दत पसंद लोगों की जानिब से अलमनाक सूरत हाल को डिक्लेयर करते हुए इनको तनकीद का निशाना बनाया और इस्तदा की कि इनको निशाने इबरत बनाया जाए। मेरे पास ISP का एक शॉट है, अगर वो चला दे। कि सान 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस साने से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी अदारे, सियासी जमात या मुआशरती हैसियत से क्यों ना हो। और यह कि इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हमायत के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सख्ती से निपटा जाएगा। DGI-SPR ने दो टोक मौक़िफ़ दिया है कि सान 9 मई के जो शिद्दत पसंद अनासर इसमें मुलव्वस हैं, किसी सूरत भी रायत नहीं बरती जाएगी। पैगाम है ये उनका वाज़े तौर पर तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इस शिद्दत पसंद अनासर की पुश्तमनाही करने में मसरूफ़ हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके साथ चलते हैं। उन्होंने तमाम तरह सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक वबा है, इसका भी खात्मा होना चाहिए। और सोशल मीडिया का भी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की पोस्टें करते हैं, इस तरह के जो इस शिद्दत पसंद अनासर के अंदर मुलव्वस होते हैं, इन अनासर का साथ देते हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा। और कोई भी पाकिस्तान के बका के लिए ख़तरा साबित होगा, सोशल मीडिया पर मौजूद हो, वैसे मौजूद हो, तमाम तरह जो मनसूबा साज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेते हैं छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा से। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं कॉल लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खैल साहब। नाज़रीन, जिस तरह से सान 9 मई पर डिस्कशन जारी थी, हॉलैंड में मुक़ीम दीगर सियासी जमाती और दीगर सियासी हलकों की जानिब से पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई है। और सान 9 मई में जो मुलव्वस हैं शिद्दत पसंद अनासर, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है। और पाक फ़ौज से यकजहती के लिए उन्होंने बोर्ड से भी उठा रखे थे, और इसके अलावा पोस्टर भी वेज़ा थे। शुरा ने जनरल आसम मुनीर, जनरल फैसल नसीर और जनरल नदीम अंजम के कदावर पोस्टर भी उठा रखे थे और उनके हक़ में नारेबाजी की। असद खल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। असद खल साहब, सान 9 मई जिस तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में एक अलमनाक हादसा है। इस हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी लोगों ने पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती की है। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात का एहतजाज करना उसका हक है, लेकिन जिस तरह 75 साल में हमने इस तरह का एहतजाज की नौयत नहीं देखी कि एक ही वक्त के अंदर सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जो है मुल्क भर में वहाँ पे हमलावर हो जाए और फिर उसके बाद जनाब GHQ, कोर कमांडो हाउस, रेडियो पाकिस्तान, एयर बाय बेस और आर्मी की खास तौर पर इंस्टॉलेशन, ISI के दफातर और इस तरीके से जो शोहदा की जो यादगारें हैं उनको उनकी बेहरमती की जाए और वहाँ पे तोड़ फोड़ की जाए। और पाकिस्तान के परचम वाला जो जहाज है या जो लोगो हैं GHQ, उनके ऊपर जाके आप डंडे मारें और ऊपर चढ़ के और वहाँ पे झंडे लहराएं। तो ये कौन सा ये सियासी एहतजाज था किसी जमात का कि जो एक जिस तरह का झूठा बयानिया एक बना के इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात है उन्होंने की है DGI-SPR ने, और उस हवाले से उन्होंने बहुत सारे सख्त सवालात भी उनसे किए गए, लेकिन इंतहाई बुर्दबारी से उन्होंने कहा हर एक सवाल जो है उसका जवाब भी दिया। और उन्होंने बताया भी कि ये बेसिकली अगर आज इनको छोड़ दिया जाएगा,
साना 9 के मनसूबा साज जो है या इनके सहूलतकार है या मुलव्वस अफराद है, तो कल को की और सियासी जमात या जत्था जो है वो आगे इस चीज को रिपीट करेगा। तो उनकी जानिब से यही कहा कि हम इनको माफ नहीं करेंगे और शोहदा की जो फैमिलीज है और फौज के अंदर भी बड़ा इसराब है। और दूसरी जानिब से खुद एहतसाबी का अमल जो है वो भी आपने देखा, एक लेफ्टिनेंट जनरल जो सिटिंग है और उसके साथ साथ 2 जो मेजर जनरल है उनको यानी नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया, कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। और ओवरऑल 15 जो लोग हैं जिसमें कोर कमांडर लाहौर है, उसके बाद आपके जो उनके 2 नीचे डेव होते हैं, 10 डेव जो डिवीजन है उसका जो मेजर जनरल होता है और 11 डेव जो है उसका मेजर जनरल, फिर उसके बाद डीजी रीजन और उसके बाद जो कोर के चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं ब्रिगेडियर रैंक के, और फिर कोर की अपनी जो कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है जिसको इंटर बटालियन भी कहते हैं, जो बराह रास्त कोर कमांडर को जवाब होती है, उसका भी कर्नल होता है इंचार्ज उस जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का। तो उनके खिलाफ भी तहदीदी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा 7 ओवरऑल जो ब्रिगेडियर्स हैं उनके खिलाफ तहदीदी कार्रवाई की जा रही है। और ये तो खुद साबी का अमल फौज ने तो रुसलेसली जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो आपके सामने है। ठीक है ये तो यकीनी तौर पर ये बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन यकीनत ये भी अच्छी बात है कि गैर मुल्की पाकिस्तानी और मुल्क के अंदर भी पाकिस्तानी अपनी आर्मी के साथ, अपने मुआवजों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी कोई भी मुसलमान पाकिस्तानी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के अंदर रहता है, मुझे ये बताएं कि साना 9 मई के जो वाकयात हुए, जिस तरह जनाह उसको तोड़फोड़ की गई, वहां पे जलाया गया और जिस तरीके से झंडे लहराए गए और जिस तरीके से पाकिस्तान के परचम उतारे गए और जिस तरीके से एयरबेस पे हमला किया गया, रेडियो पाकिस्तान की इमारत पे, GSU पे, और इस तरह के मुख्तलिफ जो मुजस्मे हमारे या जो शोहदा की यादगारें हैं, तो कोई शहीद की जो मौत है कौम की याद होती है और शोहदा को जो कौमें भूल जाती है वो उनके दुनिया के नक्शे से मिट जाया करती हैं। तो लिहाजा शोहदा के साथ जो ये की गई, तो कोई भी इसको मैं नहीं समझता कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी या कोई गैर मुल्की पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है वो इन वाकयात पर जस्टिफाई मैं नहीं समझता कर सकता। जहां तक दूसरा मामला है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि जो पहली अटेम्प्ट कामयाब नहीं होने दी, आर्मी ने रिस्ट्रेंट और पेशेंस का मुजाहरा करके फौज और आवाम को जो आमने सामने ला खड़ा करना और फैसम की सूरत थी। दूसरी सूरत मैं समझता हूँ इसमें मिलिट्री जो कोर्ट है मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी की अदालतें जो है उसमें ये मुकदमात चलने चाहिए। फौज और सिविलियन को अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे तो ये इसके हवाले से मैं उसकी मिसाल आपको दे सकता हूँ कि बड़े से बड़े सानियात हुए थे कि जनरल मुशर्रफ था, उसके ऊपर हमला हुआ तो FIA के ऊपर जो है JLT हाई पावर बने और उसके अंदर काउंटर टेररिज्म विंग है FIA का, वहां पे इस तरह आप देखें बेनजीर जो मोहतरमा है उनके कत्ल का जो था हाई प्रोफाइल केस था, तो उसके ऊपर भी FIA के पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसको प्रोसीड करने का भी इख्तियार है। और इस तरह हाई प्रोफाइल जो ये केसेज है उसमें हाई पावर्ड JLT बन जाए और वो JLT के अंदर ISA के नुमाइंदे भी हों, MI के हों, IB के हों, पुलिस के हों, CDD के हों, FIA के हों और दीगर जो भी मुतल्लिका इदारे या एजेंसीज है उसके नुमाइंदे हों वहां पे। लेकिन इसका ट्रायल जो है ना वो हमें अपनी अदालतों पे हमें एतमाद करना होगा, दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर, और बड़ी सख्त सजाएं हैं। स्पीडी ट्रायल है, डे टू डे प्रोसीडिंग है, 30 दिन के अंदर आप केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो PDM की हुकूमत है उन्होंने तो जाहिर बात है बीच में पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन ये पहले भी जिस तरह फौज ने रिस्ट्रेंट और पेशेंस का मुजाहरा करके साना 9 मई के सहूलतकार और मनसूबा साजों और मुलव्वस अफराद की लाशें गिराने के मनसूबे को नाकाम बनाया, तो अब भी मैं समझता हूँ कि उनको ये मामला जो या हुकूमत को और सिविलियन जो क्यादत है और सारे दहशतगर्दी की अदालतों है वहां पे अगर होगा। दूसरी बात यह है कि लोगों की जो क्रिटिसिज्म आ रही है कि आप जो लीडरशिप है, बहुत सारी ऐसी जो तस्वीर है अभी तक वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हैंड ओवर नहीं किए गए, लेकिन कारकुन जो है उनको आपने हैंड ओवर कर दिया है, तो ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है या तो फिर कारकुनों को छोड़ा जाए और या फिर लीडरशिप सबको पकड़ा जाए। अक्रांति बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अगर आप अपने इदारे से कर रहे हैं तो बाकी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर एक 4 स्टार रिटायर्ड जनरलों की बीवियां बेटियां या उनके जो दामाद है उनको पकड़ा जा रहा है, तो फिर ये है कि कोई भी बंदा मुकद्दस गायब नहीं होना चाहिए। तो या फिर सबको माफी दे दें और या फिर ये सबको पकड़ा जाए। और मैं फिर कहता हूँ कि मेरी ये सजेशन है कि मैं समझता हूँ कि इसको आप अगर दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल करेंगे तो वहां तक सजाएं भी है और दुनिया में क्रिटिसिज्म का मौका भी नहीं मिलेगा। वरना यह है कि आपके पास मुकला खड़ी हो जाएगी, अदालतों से मामला चलेंगे, तो अल्टीमेटली ये फिर इसको एक्सप्लॉइट करते जाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के पहले के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, ISA के खिलाफ है,
तो मैं समझता हूँ कि फौज को, सिविलियन हुकूमत को, ठीक है। फैसला अदालत को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को, ठीक उनको है। भी इत्मीनान करना चाहिए और वहां पर ये मुकदमा चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कल साहब, इस हवाले से सन 9 मई के हवाले से हमारे पास एक कॉन्फ्रेंसिंग है, प्रोड्यूसर जरा इनके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के बाद? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। ना किसी हाजी का ख्याल रखा जाएगा, ना किसी हाफिज का ख्याल रखा जाएगा। इस मुल्क में खाना जंगी हो गया अगर खान साहब को कुछ हुआ। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में ब्रेक थ्रू का इम्कान मौजूद है। जैसे कि सदर आरिफ अलवी हज के लिए रवाना हो गए हैं, उनकी जगह कायम मकाम सदर ममलिकत जो उनके दस्तखत करते ही बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। असद खल साहब, आपसे इस हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में ब्रेक थ्रू का इम्कान है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ब्रेक थ्रू हो चुका है जनाब। वो तो पहले ही तैयार बैठे थे। चेयरमैन सेनेट जो है कायम कम सदर भी हैं, तो जो ही उनके पास ये पहुंचा वो तैयार बैठे थे पहले से, क्योंकि उनकी अपनी बरात का मसले भी हैं और बहुत सारे मसले हैं। और करप्शन में जिस तरह वो और उनके भाई गले गले डूबे हुए हैं, नैब में और बहुत सारे केस पेंडिंग है, लेकिन बहरहाल चूंकि वो इन्फ्लुएंशियल है इसलिए उन्होंने दबाए अंडर कारपेट है। ये पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी उनका लाइन था, नून लीग के साथ भी, और पीटीआई हुकूमत के साथ भी उनका हर दौर में वो सीजनल है। और कुछ इदारों के लोगों का भी जो बाकियात है उनका भी उनको सरपरस्ती थी, तो उन्होंने साइन कर दिए जनाब। वो अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की जो नाअहली वाला मामला है वो तो खत्म हो गया, तो उसके पीछे और साथ साथ जो इलेक्शन वाला जो मामला था, इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के अंदर 2 और चीजें उन्होंने कर लेंगे। इसी एक्ट की तरमीमी जो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अब बन चुका है, और उसके मुताबिक ये है कि जो सदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन देने की तारीख थी, वो उनसे इख्तियारात वापस लेके वो इलेक्शन कमीशन जो जिसके ऊपर अपोजिशन जो है पीटीआई वो हमेशा इल्जाम लगाती है कि वो हुकूमत की एक कठपुतली के तौर पर इदारा काम कर रहा है, तो उनको अब इख्तियारात दे दी गए हैं। तो सदर पाकिस्तान जिन इख्तियारात की बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर किया था 14 मई को इलेक्शन के हवाले से, तो लिहाजा वो ऑर्डर की हैसियत अब खत्म हो गई है सदर के इख्तियारात वापस लेने के बाद, क्योंकि वो सदर के मुशावरत से जो है इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी। अब सदर के पास वो इख्तियार ही नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट के पास डेट देने का इख्तियार है नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आ गया। और उसके साथ एक और जो उन्होंने मामला किया है जिसमें वो बासित वाला और नायल वाला वो भी खत्म हो गया, और जो सदर वाला इख्तियार है वो भी खत्म हो गया। और इलेक्शन कमीशन जो है अब हुकूमत और जो डमी अपोजिशन है, राजा रियाज जो नून लीग की टिकट के खां है और वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार है, अब वो मिलकर फैसला करेंगे और इलेक्शन कमीशन उनकी डिजायर के मुताबिक कि इलेक्शन कब होना है। तो ये एक अलमिया है, ये जमहूरियत का एक दुनिया के अंदर मेरा ख्याल इससे बदतरीन या बद शक्ल जो है वो कोई शक्ल कहीं अमली तौर पर कोई नजर नहीं आएगी जो पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा बना हुआ है कि यानी डमी एक अपोजिशन लीडर जो है वो हुकूमती जो है उसकी वो एक्सटेंशन की भी बात करता है कि और भी असेंबली भी आगे ले जाए और जनाब इकोनॉमिक इमरजेंसी भी लगा रहे हो, जो मर्जी करे, और वो घोगू घोड़ा बन के बैठा है वहाँ पे। और ऐसी अगर डेमोक्रेसी दुनिया के अंदर मेरा नहीं ख्याल किससे ज्यादा कोई मजाक नहीं हो सकता। ठीक है खल साहब, लतीफ खोसा साहब का एक बयान सामने है, वो कहते हैं कि फौजी अदालतों का क़याम आइन से मुतसादम है।
हुकूमत ने अब मानी है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि यू टर्न भी नहीं लेने देंगे। हुकूमत का पहले जो बयान आया उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया तो हुकूमत यू टर्न लेने की कोशिश कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? लतीफ खोसा साहब और दयाल साहब, ये जो बुकला की तारीख है ना, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि अगर ये सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा ना, तो बुकला की तारीख के लिए ये बहुत बड़ा उनको एक ईंधन मिल जाएगा। और जो पार्टियां कुछ आने वाले दिनों में जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो यही पीडीएम की जो 13 पार्टियां ना, पीडीएम जो 13 पार्टियां को जब मिसाइल है जब वो चला है तो पूरे मुल्क के अंदर आपने जिस तरह देखा उसने तबाही बर्बादी, पहले सबसे तो उसने अपने पाकिस्तान से पाकिस्तान मार करने वाला मिसाइल साबित हुआ है जो पीडीएम का 13 रुकनी जो मिसाइल है और 13 पार्टी जमाती जो है, और उसने सबसे पहले इकोनॉमी को हिट किया, उसको तबाह किया, फिर गरीब आवाम को तबाह किया, और फिर जो अपनी जो तरक्की और खुशहाली जो है उसके चिथड़े उड़ाए हैं, इंसानी हकूक की पामालियां की हैं। और जिस तरीके से ये मिसाइल जो है मुल्क के अंदर जो आवाम जो है उसका जीना इसने हराम कर दिया है। तो मामला ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि देखें फौज जो है अब जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है, जिस तरह वो आज भी उन्होंने कहा है कि एक जहरीला प्रोपेगेंडा है और ये एक बन चुकी है, यानी वबा टाइप एक बन चुका है, सोशल मीडिया भी है। तो अब किस को आप रोकेंगे? नामालूम आईडीज है और नामालूम बंदे हैं, बंदे जो खवातीन जो है वो बंदे बने और बंदे खवातीन जिस तरह वो आज उन्हें हाईलाइट भी किया। खलीजी माल के अंदर एक जो बंदा था वो यानी खातून बन के वो जो कर रहा था, और फिर तस्वीरें भी गलत लगाई होती है, नाम गलत लिखे होते हैं, और वीपीएन के जरिए कोई इधर बैठ के कोई बाहर से बैठ के मुख्तलिफ आईडी से वो जो पोस्टिंग जारी है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो जिस तरह प्रोपेगेंडा होता है और सोशल मीडिया के टूल्स को जो यूज किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ना, फौज को ये सिविलियन जो हुकूमत है ये उसका काम है, हमारी जो अदालतें हैं ये उनका काम है। और यकीनी तौर पर बताया कि काउंटर टेररिज्म विंग एफआईए का मौजूद है। जितने भी पाकिस्तान की तारीख के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं वो काउंटर टेररिज्म विंग उसको डील करता है एफआईए का, और उसके पास है ये सारी पुलिस। हाँ जी, उसमें आ गया फौजी भी आए उसमें और आगे करें इंटेरोगेट उनको और वाकई दिलवाएं। और हमारी आला अदलिया जो हमें उससे उम्मीद है कि वो इस मामले में नहीं मैं समझा कि वो मुल्ज़मान के लिए कोई रहम दिखाएगी। बिल्कुल खल साहब, इस हवाले से चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने फौजी अदालतों की जो आपके नुकात सामने आए, उनका कहना है कि फौजी अदालतों के खिलाफ सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। तो क्या समझते हैं आप इस पर? नहीं, ये वो उनकी गलत बात है। देखिए, मैं जो बात अगर कानून और आइन की बात करें तो सिविलियन का एज पर आर्मी एक्ट जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, ये कानून मौजूद है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसको तब्दील नहीं कर सकती, उसको सिर्फ पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है। लेकिन मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं समझता कि फौज को इन मामलों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टियों का ये जो गंद का टोकरा है और जो अवाम के ऊपर ये जो लोग मुसल्लत जिनको लोग जो है इनको नफरत करते हैं, 30 सालों से इनको लोग एक्सेप्ट अब करने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि फौज को अपना जो कंधा है या इनको नहीं देना चाहिए या इनको कोई सपोर्ट फौज का या इनके साथ कोई इस तरह नेगेटिव सामने नहीं आना चाहिए जिससे अवाम को ये लगे कि अवाम के ऊपर इनको जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। तो फौज जो है उसको अपना काम जो है उस पर रहना चाहिए। और ये मामला जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से ये घोड़ा और ये मैदान है, ये अपने तौर पर जिस तरीके से कोई बिलावल को वज़ीर आज़म बना रहा है और कोई नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म की बातें आ रही हैं, मरियम साहबा चाहती मैंने तो होता एक तरीके से ले लेनी है, जरदारी चाहता इलेक्शन उस वक्त होगा जब मैं चाहूंगा, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट गया बाढ़ में, आइन गया बाढ़ में, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ कहते हैं और उनके साथी कहते हैं कि हम असेंबली पहले तोड़नी है या वक्त पे करवाना है इलेक्शन। और लंदन और दुबई में बैठ के गैरों के देश में पाकिस्तान और पाकिस्तान अवाम के फैसले हो रहे हैं, इससे ज्यादा और बदकिस्मती क्या है? तो कहाँ गए वोट को इज्जत दो, कहाँ गए अवाम? वो तो तेल लेना चले गए ना फिर अदारे और आइन और ये सब कुछ। अगर इन्होंने बैठ के करना है तो वो वोटर किधर गया? फिर वो फिर एक ड्रामा होना है फिर वो इलेक्शन वाले दिन। तो लाजा इस तरह नहीं होंगे ये चीजें। ये फौज जो है उसको मैं नहीं समझा कि इन लोगों के ऊपर अवाम जो है ना 30 साल से इनको देख चुकी है। तो लाजा ये मैदान में सारे सियासी पार्टियां अपना लड़े मैदान जो को आता है नहीं आता, लेकिन ये जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वुकला और बाहर की तंजीमें जो है और पीटीआई और बहुत सारी तंजीमें इस चीज को एक्सप्लॉइट करेंगी। और अगली बात आपको बताने जा रहा हूँ कि नून लीग भी कल कोई चीज की मुखालफत में आ जाएगी। ये आप बात मेरी रिकॉर्ड में रखें। ठीक है खल साहब, यहाँ पर हमारे पास शाह महमूद कुरैशी साहब का एक शॉर्ट मौजूद है। आपसे पार्टी का ओहदा दिया जा रहा है, उसके बाद र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर 2, मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से, हमारे यहां यह रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो एक नजरिए की कर रहा हूं और नजरिए पे कायम हूं। ये भी एक डिस्टॉर्शन है जो मीडिया के एक तबके को जिम्मेदारी दी गई है करने की, और वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको, उनकी ताने बाने कहां जुड़े हुए हैं, वो किसकी जबान बोलते हैं, वो लोग सब जानते हैं। लेकिन मैं उसको दोहरा देता हूं क्योंकि आपने सवाल किया है। देखिए, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में 2011 से है। मैं जरा क्योंकि भाई से मुखातिब हूं तो मैं इसलिए जरा उनकी तवज्जो चाहता हूं। इंसाफ का झंडा 2011 से मेरे हाथ में है, और मैंने क्या कहा उस पर आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा अब भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तो साहब, शॉर्ट आपने मुलाजा किया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि मुझे ओहदों और टिकटों की लालच नहीं है, जो मैं सियासत कर रहा हूँ ये ओहदों और टिकटों से मावरा है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई से आज मुलाकात बुखारी का आमना सामना हुआ, चेयरमैन ने उनसे बात भी नहीं की और वो आपदीदा भी हो गई। तो क्या कोई नाराजगी चल रही है चेयरमैन पीटीआई की कुछ आम जो लीडरशिप उनके साथ? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एरोगेंसी जो रवैया है ना, देखें वो आराम से बैठे हुए घर में। अब आपने वो सनम जवेद के वालिद का बयान सुना था कि उन्होंने कहा कि वो बंकर में छुप के बैठे हैं और अंदर वो मोर्चे में बैठे हैं, और हमारा जो है यहाँ पे जेलों में हम धक्के खा रहे हैं और वो डिसऑन कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी हमसे राब्ता किया है कि आप टिकट लें, और तो उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी से तो नहीं टिकट लेंगे। लेकिन मसला ये है कि देखिए, जो चीज है, अब वो मुलाका बुखारी की लॉयल्टी के ऊपर किसी को शक है, लेकिन मसला ये है कि हर एक को जो मजबूरियां भी समझनी चाहिए। और बाकी जो शाह महमूद कुरैशी साहब, नो डाउट कि शाह महमूद कुरैशी का स्टेचर तो है, अब वो अपना उनका एक प्रोफाइल है, उनका काट है, वो बहुत सारे पोर्टफोलियो उन्होंने किए हैं, वालिद उनके गवर्नर थे, और उनका अपना एक सियासी जो है एक बैकग्राउंड है उनका पूरा, और उनका पूरा एक मतलब आपको पता है जो गद्दी नशीन भी है। तो इस हवाले से मैं नहीं समझा कि वो उनके लिए कोई सियासत जो करना है, या वो बिल्कुल उन्होंने बात की है कि वो उससे बाला कर है। लेकिन बात फिर वही है कि वो बेचारे को कह रहे हैं कि मैंने झंडा थामा हुआ है, 2011 से थामा हुआ है, लेकिन जिसके पास झंडा है वो आगे देगा तो फिर मसला है ना। उन्होंने ये बात कह दी है, दिल की बात उनके मुंह पे आ गई जुबान पे। उन्होंने कहा कि मसला ये है कि झंडा हमारे सामने से क्या होगा कि जब जिसको उन्होंने कहना है, तो बात तो वही है कि वोट बैंक तो उसका है। अब जिसको उंगली लगा देगा, वो जिसकी तरफ इशारा कर देगा, तो वोट तो उसको मिलना है। अब परवेज लाई साहब धक्के खा रहे हैं, सदर है वो, ठीक है, और उस हवाले से भी सवाल किया तो उनका कोई रद्द-ए-अमल उस पर नहीं आ रहा, और वो यही कह रहे हैं जिस तरह आज भी बात हुई कि जी वो उनके पास चूंकि दबाव डाला जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर देंगे तो शफाफ और साफ हो जाएंगे और सारा मामला हो जाएगा। लेकिन आज देखा कि परवेज लाई साहब के जो साथ हो रहा है, कभी बख्तरबंद गाड़ियों में एक मुकदमे से निकलते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, गर्मी में उनको दवाइयां नहीं दी जा रही, उनकी बीवी का अपने का बयान सुना, उनके साहबजादे का, और उनके पर्चे में पर्चा हो रहा है। लेकिन बताएं को ट्वीट कितने को आ गए आप तक। कल साहब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फैसल वावडा साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है, आरशे के हवाले से कुछ आम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, तो इस हवाले से सलीम साफी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ बातें की हैं, जरा वो सुन लीजिए, इस पर दोबारा बात करते हैं। एक इंडिविजुअल के दोस्त भी थे, अरशद शरीफ, किसने मारा उनको? सलीम साफी साहब, उनकी वालदा ने चेयरमैन पीटीआई मुराद सईद और मुझे शामिल तफ्तीश के लिए कहा है कि हमसे पता किया जाए। मैं नहीं समझता मुझे कोई बुलाएगा, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर मुझे बुलाएगा तो मैं वो सब कुछ खोल दूंगा जो 65 साल में पाकिस्तान की कौम ने नहीं सुना। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक गया, और कौन कौन इसमें था, और इसके फ़वाइद क्या थे, मैं सब बता दूंगा। और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस दिन अरशद शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, उनको शहीद किया गया, उनको मारा गया, उसके 72 घंटे की एक्टिविटी आप जोड़ लें, आपको पहला बदल वहीं सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा। आप तो यारों के यार समझे जाते हैं। मैं लड़ूंगा सर उसके लिए, और मैं चशमदीद गवाह दूंगा जो आपका एंकर है और बड़ा नामा गिरामी आदमी। दुबई जिस दिन दुबई में अरशद शरीफ से उसको प्रेशर किया जा रहा था,
उस वक्त वो दूसरी लाइन में मेरे साथ फ़ोन पे था और मेरी बात को वो एंकर जो उसका भी दोस्त है उसी के दायरे का है कंफर्म करेगा। अच्छा, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि उन्हें कत्ल किया गया है, वो हादसा नहीं था। 100% प्लान्ड मर्डर है और प्लान पाकिस्तान से हुआ था, पाकिस्तान के अंदर हुआ। बहुत मुखलिस मासूम शक्लें होंगी, बड़े बड़े लोग उसमें होंगे, आम भी होंगे, पॉलिटिकल भी होंगे, ख़ास भी होंगे। मैंने कहा था लैपटॉप मोबाइल नहीं मिलेगा, मिला। और मैंने उसके बाद ये भी कहा, जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुराद सईद जो है वो लीडर है, तो मैंने कहा था, एक बयान दिया था मैंने आके कि मुराद सईद की जान और माल की हिफाजत अब उनकी है। और मैंने वहाँ भी उस बात को रोक दिया था क्योंकि वो बहुत काबिल वजीर था, काबिल वर्कर था इमरान खान साहब का। वो एग्जीक्यूशन भी करता था, राज भी जानता था। लेकिन अब वालदा, उनकी वालदा की डिमांड पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुला लिया तो सुप्रीम कोर्ट को आप बताएंगे? लेकिन मुझे वैसे बुलाएगी नहीं, लेकिन मुझे बुलाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट, तो मैं जितनी मेरे पास नॉलेज है, और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा कन्विक्शन है अल्लाह के ऊपर कि अरशद शरीफ का खून ज़ाया नहीं होगा। उसमें वो सब भी जाएंगे जो कभी जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकते वो जा सकते हैं। और ऐसे नाम आपको मिलेंगे, आपको ज़मीन निकल जाएगी। और जो नाम इधर आप पब्लिकली नहीं बता रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे? सर, जब सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगा तो पब्लिकली कहूंगा कि मुझे दिखाएं कि मैं किन किन नाम ले रहा हूँ, क्या क्या बता रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी फैसल वावड़ा साहब की। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि तमाम तर सबूत मौजूद हैं, वक्त कम है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है द राइज ऑफ वॉल, वो देखिए। मुझे तेरी पारसाई पे शक नहीं है, मगर केसों के बोझ तले मेरा कप्तान अब दब चुका है। लगता नहीं है कि घुटन का मौसम कटे, बाहर आए कोई और नई रुत जगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। मज़ीद भी बहुत अहम खबरी और इंकशाफात हमारे पास मौजूद हैं। लेते छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक दफ़ा फिर दुबई की सरजमीन पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत कर रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात तय हो गई है। ज़राए का ये कहना है वो आज दुबई में मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। ये खुफिया मीटिंग्सें, ये खुफिया बातचीतें, इनडोर मुलाकातें, बैकडोर मुलाकातें, खैल साहब ये क्या चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में? ये बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के फैसले हमेशा बैरून मुल्क ये हमारे जो इम्पोर्टेड हुक्मरान है, जो इक़्तिदार के लिए सिर्फ विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर, विजिटिंग हुक्मरान के तौर पर, रूलिंग एलीट के तौर पर आते हैं, और उसके बाद जब इक़्तिदार नहीं होता तो उस वक्त ये बैरून मुल्क चले जाते हैं, इनके बीवी बच्चे और ये खानदान के लोग। और फिर जब इक़्तिदार में आना होता है, दोबारा इस तरह की मुलाकातें होती हैं, तो उसमें भी आपने जो इदारे हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारे या हमारे जो दीगर जो इदारे हैं, उनसे डर लगता है, इनको पता नहीं क्या वजह, उनसे खौफ रहता है। लेकिन गैर मुल्की मुल्क दुश्मन जो एजेंसियां हैं, इदारे हैं, कूते हैं, उनसे इनको कोई डर नहीं लगता है। तो इसलिए ज्यादातर जो खुफिया जो बातें हैं, जो मीटिंग्स हैं, या आपस के अंदर जो बैठक किस्म की होती हैं, वो कभी लंदन में होती हैं, कभी दुबई में होती हैं, और इवन के कैबिनेट के हवाले से जो अहम फैसले होते हैं। अब देखें ना, नायली का जो कानून पास हुआ है, खत्म हो, जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी है, तो वो भी नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं बाजार, आपको पता, उससे पहले नायल भी थे, वांटेड भी थे, तो उन्होंने बुलाया था वज़ीर कानून और इंसाफ को, और वहां पे उन्होंने कहा कि ये काम करना है, तो वो आपके सामने हो गया। और इससे पहले जो अमेंडमेंट हुई नैब के, जो सारे जरदारी और नवाज शरीफ के केस खत्म हुए, उसमें भी इस तरह सारी टीमें उधर चली गई। और अभी भी आप देखें ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है, वो कायद के भाई जो हैं, उन्होंने बकायदा वज़ीर कानून और इंसाफ को नवाज शरीफ को मुकदमात से बरी कराने के लिए ये टीम भी बनाई गई, ये हुकूमती टीम बन गई है। तो इसके बाद तो से ज्यादा क्या हो सकता है? ये हुकूमत के मुतहत है, और उनको दो मामले खसूसी हैं, एक वज़ीर कानून इंसाफ है, उनको पीएम ने टास्क दिया कि मेरे भाई को क्लीन चिट दिलवाने के लिए आप फौरी तौर पर उसका जो रोड मैप तैयार करें। तो अब ये जो मुलाकात हो रही है, बेसिकली इसके अंदर फैसले ये हो रहे हैं जी कि इलेक्शन कब होना है, और वज़ीर आज़म किसने बनना है, पंजाब में हुकूमत किसकी बननी है, सेंटर में किसकी बननी है, बलूचिस्तान में किसकी में पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा, अब ये चीजें तय हो रही है। ठीक है खल साहब, इसी मौजूद पर दोबारा आएंगे हम। इससे पहले एक लेगेसी ऑफ नवाज हमारे पास रिपोर्ट है, वो जरा रिपोर्ट देखिए। द लेगेसी ऑफ नवाज।
फिजाओं के जुर्मट में सियासी परवाजें, अमाराती सरजमीन बनी सियासतगाह, क्या सियासी मैदान में शहजादों का कोई किरदार होगा? अमाराती ज़मीन एक दफ़ा फिर मरकज़ महवर बन गई है। खल साहब, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो भी दुबई का विज़िट कर रहे हैं, तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो क्या जिस तरह से खबरें आ रही थी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बतौर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के लिए आसिफ अली जरदारी कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या इस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही है, इस मौजू पर नवाज शरीफ को लाया जा रहा है कि आप इस तरफ आ जाएँ, पंजाब आपके वाले कर दें, जिस तरह से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो किस तरह पंजाब में कितनी सीटें उनको आप दे देंगे, MNA कितनी सीटें ले लेंगे? तो पंजाब में अगर बस सिचुएशन के अंदर नून लीग अगर 170 सीटें सिंगल मेजोरिटी बन सकती है MPA की अगर बात की जाए, और इस तरह MNA के हवाले से सीटें जितनी ज्यादा उनकी थी, तो अब कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग आ गया है? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पॉकेट ले लेगी, और जो जनूबी माल सारा बना हुआ था वो सारा आपको पता है ITP में चला गया है, और जिस तरीके से TLP ने भी कुछ सीटें लेनी है, जारी बात है कुछ ना कुछ तो वो भी अपना शेयर लेगी। उसके साथ साथ आप देखें कि जो नून लीग है वो तो, हाँ एक बात है जो अहम आपको मैं दे दूं, दुबई की मुलाकात के वाले कुछ सीटों पे ना एडजस्टमेंट हो चुकी है, जो मेरे जराये ने इसको कंफर्म किया। एक तो ये है कि राजा परवेज अशरफ जो है स्पीकर कौमी असम्बली, उसकी मुखालफ जो है ना नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। इस तरह नदीम अफजल चंद जो है चूंकि जरा क्रिटिक है जरा, और वो जरा आउटस्पोकन भी है, और इसलिए उनके खिलाफ भी जो है ना नून लीग का उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। इस तरह जिस तरह हसन मुर्तजा गालिबन उसके खिलाफ भी शायद ना खड़ा हो, और एक दो और हल्के जो है वहां पे नून लीग अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी, सीधी एडजस्टमेंट होगी। तो बाकी अपनी मानक कौन सीटें करता है? नून लीग चाहेगी कि उनकी सीटें कम हो जाए, या कोई और पार्टी देने के लिए तैयार है अपना शेर क्या सिंध से MNA की सीट एक भी देने के लिए तैयार है नून को पीपल्स पार्टी? तो नाजा वही मसला है ना। इस तरह KPK में फजल रहमान साहब, ANP, दीगर जो पार्टियां बैठी हुई हैं वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को सेक्रीफाइस करेंगी, मतलब या नून लीग किसी को देगी सीट? तो नाजा ये जो बात है ना कि बनना किसने, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फैसले वहां पे हो रहे हैं। आवाम को पूछ ले भाई, 25 करोड़ आवाम में से 12-13 करोड़ अगर वोटर है तो उनसे भी पूछ ले, तो वोट तो उन्होंने दे दिए, वज़ीर आज़म तो उन्होंने बनाना, ये कबूतर से बैठ के वहां पे आपस में ये लूडो और खल साहब टाइम कम है, तो ये यहाँ पर द लेगेसी ऑफ भुट्टो हमारे पास एक रिपोर्ट है, जरा वो देखिए। हुकूमत तो मुश्तरका बनाई थी, मगर अब दोस्त ही मुखालफत पर उतर आए हैं कि आपके बजट जिस तरीके से पेश किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम इनपुट है। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इक़्तिदार कहीं भाई बनवाता, कहीं पेट पे जख्म लगाता है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, जिस तरह से दुबई मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या फ़ैसले आते हैं? आइंदा आने वाले 60 दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन समझे जा रहे हैं। क्या फ़ैसले होते हैं? तमाम तर अपडेट्स तक हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इन अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।